तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका नंबर सिस्टम यानी कि दोस्तों संख्या पद्धति, उसको जो है यहाँ पर आपका उसका जो है दोस्तों बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि संख्या पद्धति दोस्तों बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मैथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसकी शुरुआत भी जो आपकी मैथ की यहीं से होती है और इसमें जो अच्छे अच्छे जो आपके दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम से ही बनते हैं। तो बिल्कुल हम सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम को जानेंगे, यानी कि संख्या पद्धति, यानी कि संख्या जो होती हैं दोस्तों उनके जो क्रम को जानेंगे, यानी कि संख्या कौन सी संख्या भी आपकी अलग अलग होती हैं। यानी कि कभी जो आपसे बोलेगा प्राकृतिक संख्या, कभी आपके यहाँ पर दोस्तों पूर्ण संख्या, कभी परमेय संख्या, कभी जो आपके अपरमेय संख्या। उसके अलावा दोस्तों होते हैं आपकी जो भाज्य संख्या अलग होती है, आपकी अभाज्य संख्या होती हैं। उसके बाद जो आपका दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका प्लेस वैल्यू और आपका दोस्तों यानी कि फेस वैल्यू, यानी कि अंकीय मान और आपका जातीय मान। तो सभी को जो दोस्तों हम वन बाई वन करके यहाँ पर आपका जानने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आपका प्राकृतिक संख्या, उसके अलावा पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परमेय संख्या, स्थानीय मान और जातीय मान, सम संख्या और आपकी विषम संख्या, इनको भी हम जो है लास्ट में जा करके देख लेंगे। तो स्टार्ट हम करेंगे, वो करेंगे आपका प्राकृतिक संख्या यानी कि आपका नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर जो है हम स्टार्ट जो कहाँ से करें, आपका नेचुरल नंबर्स। तो इसको चलिए हम यहाँ से हटाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं, क्या होती है आपकी यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, जिसको कि हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब ये जो प्राकृतिक संख्या हमारी होती हैं जिनकी जो शुरुआत होती है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि ये जो आपकी नंबर्स लाइन होती है एक, यानी ये क्या होती है, नंबर लाइन होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, आपका संख्या रेखा कहते हैं। नंबर लाइन है यानी कि दोस्तों इसको संख्या रेखा। इसमें क्या होता है कि ये जो बीच में होती है वो आपकी क्या होती है, जीरो होती है, यानी कि शून्य। और आप इस तरफ जाएं तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का ये जो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा। उसके बाद इस तरफ आएँ तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ये भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो जिनकी शुरुआत यहाँ पर दोस्तों आपकी जो जीरो यानी कि 1 से होती है, यानी 1 से जिसकी शुरुआत होती है, वो सभी संख्या कैसी होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। ऐसी संख्या जिनकी शुरुआत कहाँ से हो, आपकी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, एक कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, यानी कि अनंत तक। जिनकी जो शुरुआत होती है वो आपकी 1 से होती है, वे संख्या क्या कहलाती हैं, वही संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और जिनकी शुरुआत ये जो आपके जीरो से होती है, यानी कि ये जो जीरो भी इसमें काउंट कर लिया जाता है, तो वो संख्या क्या होती हैं, वो संख्या होती है आपकी पूर्ण संख्या। तो चलिए वो भी मैं यहाँ पर आपका बताता हूँ, वो क्या होती है आपकी यहाँ पर आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको कि हम इंग्लिश की बात करें तो इसको कहते हैं हम आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या जिनकी शुरुआत आपकी कहाँ से होती है दोस्तों, जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि आपका अनंत तक। कहाँ तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक जाएगा। तो ये संख्या कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण का मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि जिसमें जीरो भी इंक्लूड किया गया हो, जिसमें जीरो को भी जोड़ा गया हो, वो संख्या आपकी पूर्ण संख्या होती है। नाम से यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि ये जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, इन्हीं संख्या को आपकी जो संख्या होती है, गिनती वाली संख्या भी इसी को कहते हैं, गिनती वाली संख्या। दूसरा नाम इसका आप कह सकते हैं आपकी गिनती वाली संख्या, ये जो प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो यहाँ पर आपका पूर्ण संख्या, उसके अलावा आपकी प्राकृतिक संख्या, दोनों संख्या आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, वो देखते हैं आपकी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, जो कि परीक्षा को देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है परीक्षा में और आपसे पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल चलिए हम यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल यहाँ पर आपका देखेंगे, सबसे जीरो से लेकर के चलेंगे और आपके हाई लेवल तक जो क्वेश्चन बनते हैं, सभी प्रकार के जो क्वेश्चनों का हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती हैं। अगर इसी को हम कहें तो इसको हम ऋण संख्या भी कहते हैं, ऋण संख्या भी इसी का नाम है, अभाज्य संख्या या फिर आपका ऋण संख्या। इंग्लिश की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, आपका प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर्स। अब इसकी क्या परिभाषा होती है, इसकी जो परिभाषा होती है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके जो गुणनखंड होते हैं, यानी कि फैक्टर। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर और क्लियर होनी चाहिए कि एक तो होते हैं आपके यहाँ पर गुणनखंड और एक होते हैं आपके गुणज। दोनों का मैं डिस्कस करूँगा। क्या होते हैं गुणज, यहाँ पर क्या होते हैं आपके गुणज।
तो चलिए गुणज क्या होते हैं। जैसे कोई भी संख्या है 12, 12 के जो गुणज होंगे 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, यानी कि 12 का फाड़ा कहने का मतलब। और ये जो संख्या है 12 के जो गुणनखंड, कोई भी ऐसी संख्या जो कि 12 को पूरी तरह यहाँ पर डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे, वो गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे कि 1 है, 1 12 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। 2 है, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, और आपकी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, और आपकी 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या क्या कहलाती हैं, गुणनखंड कहलाती हैं, यानी कि फैक्टर। एक क्या कहलाते हैं आपके, मल्टीपल कहलाती हैं, यानी कि गुणज। दोनों बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो अब आपकी कोई भी ऐसी संख्या जिसके जो गुणनखंड होते हैं सिर्फ 2 गुणनखंड हों, यानी कि जिसके सिर्फ जिसके सिर्फ 2 गुणन, कोई भी ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी कि बात करें तो ओनली टू फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी संख्या है 5, तो इसका मतलब है कि 5 को कोई भी एक ये जो आपकी 5 है सिर्फ 1 से विभाजित हो जाएगी, उसके अलावा 5 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी तीसरी संख्या ऐसी मौजूद नहीं है जो कि 5 को पूरी तरह विभाजित कर दे, यानी कि 5 जो है दोस्तों आपकी 1 से विभाजित हो जाएगी, 5 जो आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो सिर्फ इसके 2 ही गुणनखंड हुए, यानी कि ओनली 2 फैक्टर्स, जो कि मैंने आपको बताया थे, सिर्फ 2 गुणनखंड, यानी 1 और 5। जैसे कि संख्या में 7, तो 7 जो आपकी 1 से विभाजित हो जाएगी, उसके अलावा 7 से विभाजित हो जाएगी, इसके भी सिर्फ 2 गुणनखंड हैं। तो कहने का मतलब इस 7वीं जो आपकी संख्या है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटने के बाद ये जो आपकी कोई भी तीसरे संख्या से जो आपकी नहीं कट पाए, यानी कि स्वयं से और 1 से ही विभाजित हो पाए, तीसरी संख्या कोई भी ऐसी नहीं हो जो कि इसको विभाजित कर दे। जैसे कि मैं बात करूँ, ये जो आपकी संख्या है 23 जो आपकी 1 से कट जाएगी, उसके अलावा 23 से कट जाएगी। बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि 23 को काट दे। सपोज कीजिए जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पर आपका 12, तो क्या 12 एक अभाज्य संख्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 12 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, और 6 से भी कट जाएगी, और 12 से भी कट जाएगी। जैसे कि मैं बात करूँ 1 से 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, और आपकी 12 से भी कट जाएगी। तो एक जो आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी, यह एक कैसी संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, वो भी मैं यहाँ पर आपका डिस्कस करूँगा। अब बात आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी का मतलब जहाँ से स्टार्ट हो, जहाँ से शुरुआत हो, तो जिसकी जो अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 जो है दोस्तों नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा? 9 इसलिए नहीं होगा, आपका ये संख्या है 9, 1 से कट जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों आपका यहाँ पर 3 से भी कट जाएगा, और आपका 9 से भी कट जाएगा। तो इसके तो जो गुणनखंड हो गए वो आपके 3 हो गए। जब इसके गुणनखंड 3 हो गए तो ये जो आपकी एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो क्या आएगा? 7 के बाद में आपका 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, और एक कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा। लेकिन बात करें दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो 2 हो जाएगी। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कि 1 से लेकर आपकी 50 तक, कितनी 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? अभाज्य संख्या यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न बनता है और परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर 1 से लेकर आपकी 50 तक 15 संख्या होती हैं जो कि क्या होती हैं? अभाज्य होती हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, तो ये जो 1 से लेकर 100 तक जो है दोस्तों आपकी संख्या होती हैं वो आपकी 25 होती हैं। कितनी होती हैं? आपकी 25 होती हैं। 1 से लेकर 100 तक 25 संख्या, यानी कि 15 ए हो गई, और 51 से लेकर 100 तक 10 संख्या और हो जाएंगी, यानी कि 25। बात करें, मैं दोस्तों बता दूं 1 से लेकर आपकी 200 तक बता देता हूं, चलिए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों संख्या होती हैं वो आपकी 1 से लेकर 200 तक आपकी 46 संख्या होती हैं। कितनी होती हैं? आपकी 46 होती हैं, यानी कि 46। तो उम्मीद करूँगा कि अभाज्य संख्या भी आप अच्छे से यहाँ पर दोस्तों समझ गए होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी भाज्य संख्या और देख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अभाज्य संख्या अब हम यहाँ पर देखेंगे, वो क्या देखेंगे? आपकी भाज्य संख्या, यानी कि दोस्तों आपकी क्या देखने वाले हैं वो हमें यहाँ पर आपका भाज्य संख्या, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? आपका यहाँ पर यौगिक संख्या कह देते हैं।
यौगिक संख्या। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो हम इसको कहते हैं दोस्तों आपका कंपोजाइट नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में इसको, कंपोजाइट नंबर। सो बिल्कुल। अब क्या होता है दोस्तों, कोई भी ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों वो तो आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी, और कोई भी ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड यानी कि 3 गुणनखंड हों या फिर 3 से ज़्यादा हों तो वो सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाएंगी, यानी कि भाज्य और अभाज्य। तो यहाँ पर दोस्तों इसके कम से कम जो आपके यहाँ पर कितने गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। 3 गुणनखंड, यानी कि 3 गुणनखंड से ज़्यादा कितने भी हों चलेंगे, लेकिन 3 गुणनखंड से कम नहीं होने चाहिए। और बात आती है संख्या जो आपकी एक होती है, एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। वो क्यों नहीं होती है, तो फिर आपकी एक जो है वो आपकी क्या होती है, वो भी मैं यहाँ पर आपका डिस्कस करूँगा। तो इसके लिए कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर आपकी 4 की, बताइए कि 4 एक भाज्य संख्या है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं इसके गुणनखंड। एक यानी 4 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और आपका 4 से भी कट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब 4 जो है वो आपकी एक कैसी संख्या है, वो आपकी भाज्य संख्या है। बात करूँ मैं यहाँ पर 9 की, 9 1 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 9 जो आपका 9 से भी कट जाएगा। तो ए भी कैसी संख्या होगी, ए भी एक भाज्य संख्या होगी। उसके अलावा बात करूँ मैं 6 की, तो 6 1 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 6 स्वयं 6 से कट जाएगा। तो ये संख्या कैसी हैं, ये जो आपकी संख्या है दोस्तों आपकी भाज्य संख्या हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको 12 बताया था, 12 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है और आपका स्वयं 12 से भी कट जाता है। तो ये सभी संख्या दोस्तों मैंने आपको बताई हैं कैसी हैं, भाज्य संख्या। अब बात आती है सबसे छोटी भाज्य संख्या, बताइए फिर कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है दोस्तों वो आपकी 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पर आपकी 4 होती है। उसके अलावा आपकी 5 नहीं होती है, 6 होती है, 7 नहीं होती है, आपकी 8 होती है, 9 होती है दोस्तों, 10 होती है, आपके यहाँ पर 12 होती है, 14 होती है। ये सभी संख्या दोस्तों ये इनफाइनाइट तक जाएंगी, यानी अनंत तक। सभी संख्या ये जो दोस्तों कैसी होती हैं, वो आपकी भाज्य संख्या होती हैं। कैसी संख्या हो गई है ये जो आपकी भाज्य संख्या। तो ये जो आपकी उम्मीद करूँगा कि भाज्य संख्या का भी जो आपका कॉन्सेप्ट था वो भी आपका यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है दोस्तों किसकी, बात आती है दोस्तों यहाँ पर आपकी जो नंबर्स होता है एक की। एक ना तो दोस्तों यहाँ पर ना तो अभाज्य है और ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। और वो क्यों नहीं है दोस्तों, अगर एक जो आपकी संख्या है ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर ये जो आपकी एक है, एक को दोस्तों यहाँ पर आपका अभाज्य संख्या में जाना है, अभाज्य संख्या, एक को अभाज्य संख्या में जाना है तो इसके लिए 2 गुणनखंड चाहिए। 2 गुणनखंड चाहिए, कितने चाहिए, 2 गुणनखंड। अगर भाज्य संख्या में जाना है, भाज्य संख्या में, तो इसके लिए इसको 3 गुणनखंड चाहिए। तो ये जो आपका इसका तो सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही गुणनखंड है। जब एक ही गुणनखंड है तो दोस्तों ना तो ये जो आपकी अभाज्य होगी ना ही भाज्य होगी। एक जो है एक पूर्ण संख्या होती है, क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। उसके बाद में इसी से मिलती जुलती एक संख्या होती है जिसको कि कहते हैं सहभाज्य, को प्राइम। क्या होती है, सहभाज्य। इसका भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। क्या होती है आपकी सहभाज्य संख्या, जिसको कि इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, को प्राइम, यानी कि दोस्तों को प्राइम सहभाज्य संख्या। तो कोई भी ऐसी दो संख्या दोस्तों जिसका जो HCF होता है, HCF तो आप बिल्कुल समझते होंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और आपका लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी LCM और HCF। तो जिसका जो HCF होता है, HCF का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर दे, पूरी तरह काट दे। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं जिसमें सिर्फ एक कॉमन हो, इसमें क्या हो दोस्तों, आपका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, यानी कि या फिर कह सकते हैं जिसका
HCF1 हो, जिसका HCF1 हो। जैसे कि संख्या बात करूँ मैं 2 और 3 है, तो क्या इनमें कुछ कॉमन है? तो कुछ नहीं, आपका एक तो कॉमन है, यानी एक कॉमन है, तो इसका मतलब ये सहवाज्य संख्या है। उसके अलावा बात करूँ मैं दोस्तों आपका 7 और 11, क्या इनमें कुछ कॉमन है? तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करेगी, दोनों को विभाजित करेगी। उसके अलावा बात करूँ मैं 2 और 4, क्या ये सहवाज्य संख्या है? क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो बिल्कुल कॉमन है इसमें दोस्तों, एक तो है ही, उसके अलावा 2 भी कॉमन है, यानी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी इसको आप 2 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं। तो इसमें 2 भी कॉमन है, इसमें 2 भी कॉमन है, तो ये जो आपकी सहवाज्य संख्या नहीं होगी। उसके बाद में बात करूं दोस्तों 31 और 39, क्या इनमें कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि ये जो आपकी सहवाज्य संख्या होगी। बात करूं दोस्तों मैं यहाँ पर आपका 20 और 23 की, क्या ये जो सहवाज्य संख्या होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो आपका यहाँ पर सहवाज्य संख्या भी आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उसके बाद में देखेंगे स्थानीय मान और आपका जातीय मान। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। क्या होती है ये जो आपके यहाँ पर रेशनल नंबर्स? परिमेय संख्या, इंग्लिश में आपकी रेशनल नंबर। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम P/Q यानी P/Q के P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है वो भी हम समझते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों आपका 3/8, क्या इस ये जो आपका सही लिखा है? तो बिल्कुल सही लिखा है, यानी टोटल कितना है आपका 8 है, उसमें से 3 भाग, यानी टोटल भाग कितना है आपका 8 है, टोटल भाग उसमें से आपका 3 भाग। तो इसका मतलब इसे हम P/Q के फॉर्म में हमने लिख दिया। बिल्कुल आप यहाँ पर दोस्तों समझ गए होंगे, यानी कि 3/8। उसके बाद में मैं दोस्तों मैं बात करूँ 5/13, क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी टोटल भाग कितना है आपका 15 है, उसमें से आपका 5 भाग है, बिल्कुल। उसके बाद में बात करूं दोस्तों 7/9, क्या लिख सकता हूं? बिल्कुल। ये सभी संख्या कैसी हैं दोस्तों? 11/40 कैसी संख्या है दोस्तों आपका? 13/19 कैसी संख्या है आपकी? परिमेय संख्या है। तो बात करें कि अपरिमेय संख्या फिर क्या होती हैं, यानी कि आपका रेशनल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में बात करें तो इरेशनल नंबर्स। तो ऊपर में हमारे हो गए परिमेय संख्या, नीचे में बात करें अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या दोस्तों क्या होती हैं, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अपरिमेय संख्या जो आपकी वे संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसका मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि मैं कोई भी ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वे संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या होंगी, नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर परिमेय संख्या, ये जो आपकी संख्या है आपकी दोस्तों -1 √(-1) -2 क्या इन संख्याओं को आपके √() में आपका माइनस ये जो आपका 2, क्या इन संख्याओं को हम आपका P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। जब हम P/Q के फॉर्म में यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो ये संख्या, ये जो आपकी दोस्तों पाई होती है, पाई की जो वैल्यू होती है दोस्तों 22/7, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो दोस्तों ये भी आपका अनंत तक जाता है। इसका मतलब इसको भी हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बिल्कुल आपकी ये संख्या भी आपके यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, परिमेय संख्या और आपकी अपरिमेय संख्या। अब चलिए दोस्तों हम सबसे इम्पोर्टेंट आपके स्थानीय मान और जातीय मान दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे स्थानीय मान, उसके बाद में देखेंगे जातीय मान। तो चलिए
तो अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, जातीय मान और स्थानीय मान। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। प्लेस यानी कि स्थानीय मान। अब कोई भी दोस्तों आपका इंसान है, कोई भी आदमी है, उसका स्थान जो होता है, उसके स्थान के हिसाब से ही उसकी जो इज्जत होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी की जाती है। जैसे कि दोस्तों कोई आपका मास्टर है, उसके अलावा कोई आपका IAS है, कोई आपकी IPS है, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से उसकी इज्जत होती है। तो वैसा ही आपका इसी प्रकार से जो आपकी जो संख्या होती है, उनमें जो संख्या का जो स्थान होगा, उस स्थान की उतनी ही वैल्यू होगी, उतनी ही इज्जत होगी, उतना ही मान होगा। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, आपका यहाँ पर 300, आपका 347, 531 ये संख्या है। ये क्या है दोस्तों? ये संख्या है। मेरे को इसमें आपका स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, आपका 7 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले दोस्तों मैं देखूंगा 3 का स्थानीय मान। तो 3 जो है इन सभी में आगे है सभी से, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। या फिर इसकी डायरेक्ट जो शॉर्टकट ट्रिक होती है वो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि कोई सा भी नंबर्स हो, उसके बाद में जितनी ज़्यादा जीरो हों, जितने ज़्यादा आपके अंक हों, उतनी ही जीरो लगा देनी है। यानी 1 2 3 4 कितने हैं? 5 हैं, तो 5 जीरो यहाँ पर आप रख दो। तो जब इसकी आप 5 जीरो इसकी रखेंगे तो इसकी जो इज्जत है वो आपकी ऑटोमेटिक ही बढ़ गई। यानी कि इसकी जो संख्या है वो कितनी हो गई दोस्तों? आपके यहाँ पर 3 लाख हो गई। कितनी हो गई? आपके यहाँ पर 3 लाख हो गई। तो ये जो आपकी इसकी जो वैल्यू कितनी है? 3 लाख। उसके बाद में 4 का स्थानीय मान हम देखें, 4 का स्थानीय मान देखें तो कितना होगा? तो 4 लिख देनी है। उसके 4 के बाद में कितने अंक हैं? तो आपके 4 अंक हैं, तो आपको 4 लिख देने हैं, 4 जीरो लिख देनी है। तो ये जो आपकी हमने 4 जीरो लिख दी, तो 4 का स्थानीय मान आ गया। उसके बाद में हमको देखना हो 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान। तो 7 का जो स्थानीय मान होगा आपको 7 लिख देनी है। बाद में कितनी अंक हैं? 1 2 3, तो 3 जीरो आपको लिख देनी है। 3 जीरो लिख दिए तो हमारे 7 का मान आ गया। यानी ये जो संख्या है इसमें हमारा 3 का मान कितना है? 3 लाख है। 4 का मान कितना है? 40। आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 4 का जो मान है वो आपका 40,000 है। कितना है? 40,000। 7 का जो मान है वो कितना है? 7,000 है। यानी कि ये संख्या क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3,47,531 संख्या है। तो 7 का मान कितना है? 7,000। बात हम करते हैं यहाँ पर आपकी 5 की। 5 का स्थानीय मान। 5 का जो स्थानीय मान हमारा हो जाएगा, 5 के बाद में आपको 2 जीरो लिख देनी है अगर 2 अंक हैं तो। 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3 का स्थानीय मान 3 है, बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो आपको लिख देनी है, तो 30 आ गया। और 1 का स्थानीय मान 1 हो जाएगा। 1 का स्थानीय मान 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि स्थानीय मान आखिर क्या होता है। आपको यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको जातीय मान और आपका यहाँ पर स्थानीय मान दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा, या फिर आपकी कोई इस प्रकार से बड़ी संख्या दे देगा और उसमें कोई भी एक नंबर से ले लेगा। जैसे कि 5 की बताइए कि 5 का ये जो आपका 7 है, 7 का स्थानीय मान क्या है? उसके अलावा कोई चलिए और संख्या मैं यहाँ पर आपका लिखता हूँ। चलिए एक संख्या मैं यहाँ पर और लिखता हूँ, और जो आपके प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपका बात करूँ, आपका यहाँ पर दोस्तों ये संख्या है। उसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पर कोई भी और संख्या है दोस्तों, ये संख्या है। तो दोनों संख्याएं हैं। इसमें आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि 5 क्या पूछ लेगा यहाँ पर आपका 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बताइए, इसमें पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है? 5 लिख देनी है। उसके बाद में 3 अंक हैं तो 3 जीरो लिख देनी है, 1 2 3। तो 5 का स्थानीय मान जो होगा वो कितना होगा? 5,000 होगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसमें आपसे पूछ लेगा कि बताइए
2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको 2 लिख देनी है। 2 के बाद में कितने अंक है, 3 हैं, तो 3 जीरो लिख देनी है। तो 2 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, 2000 होगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, यानी कि 2000। अब बात करते हैं, चलिए हम इसी में एक एक प्रश्न और बनाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि बताइए 4 का स्थानीय मान बताइए। क्या बताइए, 4 का स्थानीय मान बताइए कि क्या होगा। तो 4 का स्थानीय मान बताने के लिए हमको 4 लिख देनी है, बाद में एक अंक है, 0 बढ़ा देनी है, 40 होगा। बात करें इसमें कि बताइए कि इसमें 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बताइए। तो सबसे पहले 5 लिख देनी है, बाद में 4 अंक हैं तो 4 जीरो लिख देनी है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी 5 की कितनी है, 50,000 है। बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों ये तो क्लियर हो गया होगा, क्या हो गया होगा आपका स्थानीय मान। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं जातीय मान। उसके बाद में दोनों में जो कंपैरिजन होता है जिससे कि आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, क्या देखते हैं, आपका जातीय मान यानी कि आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जातीय मान, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंकीय मान। अंकीय मान भी कह देते हैं इसको, अंकीय मान। तो अंकीय मान क्या होता है, तो सबसे पहले कोई भी संख्या हो दोस्तों आपके यहाँ पर, ये जो संख्या है, तो इसमें जो संख्या आपको रियल में दिख रही है उसका जो मान होगा वही होगा। जैसे कि मैं बात करूं कि 4 का आपका 4 का अंकीय मान बताइए, 4 का जातीय मान बताइए, तो 4 ही होगा। यानी कि जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर आपका 3 का जातीय मान, तो 3 ही होगा। उसके बाद में क्या है, 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। उसके बाद में 2 का जातीय मान कितना होगा, 2 ही होगा। उसके बाद में कितना है आपका 5 है, 5 का स्थानीय मान भी कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 5 होगा। 7 का स्थानीय मान 7 होगा। 3 का स्थानीय मान 3 होगा, और 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 होगा। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, जो संख्या रियल में आपको दिख रही है, यानी कि 3 का स्थानीय मान हमारा 3 हो गया, 4 का स्थानीय मान 4 हो गया, 2 का स्थानीय मान, सॉरी आपका स्थानीय मान नहीं, यहाँ पर आपका जातीय मान। तो 3 का आपका जातीय मान कितना हो गया, आपका 3 हो गया, 4 का जातीय मान 4 हो गया, 2 का जातीय मान 2 हो गया। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा जातीय मान भी। चलिए एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पर और समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या है दोस्तों, 831, 975, 342, बताइए ये संख्या है, ये संख्या है। मेरे को इसमें आपका ये जो संख्या है 9, क्या है 9 का स्थानीय, 9 का आपका जातीय मान बताइए, जातीय मान। तो आपको बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, आपको पता है कि 9 का जो जातीय मान होता है वो आपका कितना होता है, 9 ही होता है। अगर इसी संख्या में मैं बात करूं 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। यानी कि 9 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले आपको क्या देखनी है, 9 के बाद में कितने अंक हैं, 2, 4 और 1 5। 9 के बाद में कितने अंक हैं, 5 हैं, तो 9 लिख देनी है, 5 जीरो लिख देनी है, 5 जीरो हमने लिख दिया। तो 9 का जो स्थानीय मान होगा वो यहाँ पर आपको दोस्तों दिख रहा है 9 लाख होगा, लेकिन 9 का जो जातीय मान है वो यहाँ पर आपका 9 ही है। बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि अंकीय मान यानी कि अंकीय मान या जातीय मान, उसके अलावा आपका स्थानीय मान, दोनों में ही क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों एक और ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक, उसका जो इकाई अंक होता है उसका जातीय मान और स्थानीय मान, उसका जातीय मान और स्थानीय मान बराबर होते हैं, बराबर होता है। ये बात जो है दोस्तों आपको बिल्कुल करेक्ट तरीके से याद रखनी है। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, और बात मैं क्या करूं, जैसे कि आपका 377, 984 ये जो संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है,
4 है, तो 4 का जो जातीय मान होगा वो 4 ही होता है, लेकिन 4 का स्थानीय मान की बात करें तो वो भी आपका 4 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 के बाद कोई भी अंक नहीं है, तो हम 0 भी नहीं लगा सकते। चलिए यहाँ पर अलग ये जो आपका यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। ये जो आपका यहाँ से भी आपका प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाता है, यानी कि 300 आपका ये जो दोस्तों क्या है, संख्या है। तो इसमें जो आपका इकाई अंक है यानी कि 2 का स्थानीय मान, 2 का जातीय मान। 2 का स्थानीय मान की बात करें तो 2 ही होगा, 2 का जातीय मान की बात करें तो 2 ही होगा। यानी कि ये जो आपका आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। क्या आपके दोस्तों इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान। ये जो आपको बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर नोट करके लिख लेनी है कि इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान आपस में बराबर होते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन दोस्तों नहीं होगी। अब चलिए हमें यहाँ पर देखते हैं आपकी जो सम संख्या और विषम संख्या होती हैं, 2 मिनट में दोनों का ही जिक्र हम यहाँ पर दोस्तों कर लेते हैं। जो कि आपको पता है कि आपके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी पता होता है कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती हैं। यानी कि आपका सम संख्या, बात करें हम यहाँ पर आपका विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इसको बात करें तो ऑड नंबर्स कहते हैं, इसको बात करें तो हम इवन नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं सम संख्या कहलाती हैं। और वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हों, 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हों, वे क्या कहलाती हैं दोस्तों? आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या जैसे कि मैं बात करूं हमें यहाँ पर 2, 4, 6, 8, ये जो इस प्रकार से जो है दोस्तों संख्या होती हैं, 12, 14, ये जो सभी संख्या कैसी हैं? सम संख्या हैं। बात करें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी संख्या कैसी हैं? वो आपकी विषम संख्या हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जिसमें कि हमने यहाँ पर आपकी सभी जो संख्या होती हैं आपकी यहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक संख्या, उसके अलावा आपकी यहाँ पर पूर्ण संख्या, आपकी वाज्य संख्या, अवाज्य संख्या, सहवाज्य संख्या, उसके बाद में आपकी दोस्तों आपके परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, सब और स्थानीय मान, जातीय मान, सभी के बारे में अच्छे से हमने यहाँ पर दोस्तों अध्ययन कर लिया है। तो उम्मीद करूँगा ये क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर मिला हो तो आपको क्लास जो अच्छी लगी हो और बहुत कुछ आपको लगा हो कि बिल्कुल इस क्लास से हमको बहुत कुछ अच्छा जो आपको सीखने को मिला है, तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और हमारा यूट्यूब चैनल क्लासनगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।